मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। कल रात का जलसा अच्छा जलसा साबित हुआ, यानी एक अच्छा क्राउड उन्होंने पुल कर लिया। ह्यूज क्राउड था। देखिए, जलसे की जो फुटेजेस आती हैं वो ग्राउंड के अगर आखिर से पीछे से आए तो वो पता चलता है कि लोग इतने ज़्यादा जितने नज़र आ रहे हैं उतने नहीं हैं। फिर ड्रोन से ऊपर से जो ली जाती है बहुत हाइट से कोई फुटेज आए तो उससे पता चलता है कि स्पेसेस काफ़ी जगहों पे खाली थी, दूर दूर लोग खड़े हुए थे। लेकिन जब आप कंटेनर से यानी स्टेज से कोई जो है ऐसी फुटेज आपके पास पहुँचे तो आपको पता चलता है ये तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। उसमें बातें क्या क्या की, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपके सामने रखूँगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि कल मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में मैंने ये बताया था कि फैक्ट फोकस जो है उसने इमरान खान और उनकी अहलिया ने जो कुछ तोहफे तहाइफ उनको मिलते रहे हैं वो 112 है। उनकी जो तादाद इस रिपोर्ट में मौजूद है जो मैंने आपको कल बताई थी। मैंने 112 कही, लेकिन फिर थंबनेल में शायद गलती से 12 लिखा गया। इस वजह से लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते रहे कि ये 112 हैं या 12 हैं। तो मैं आपको बता दूं वो 112 हैं। हो सकता है किसी जगह पर मैं 12 कह गई हूँ, गलत हो, लेकिन 112 हैं। अच्छा, उसमें कुछ जो कैलकुलेशंस थी तो वो मैं आपको बता दूं कि जो 85 करोड़ वो 8 करोड़ यानी कि 8 करोड़ की एक घड़ी उसके अंदर जो कि उसमें दिखाई गई है। फिर उसके अंदर इसके अलावा जो है कोई 4 करोड़ की भी एक घड़ी मौजूद है और फिर कफलिंग्स हैं। ये अब कि अगर हम उसकी कैलकुलेशन करके देखें तो 8 करोड़ की तो सिर्फ एक घड़ी ही है। लेकिन इस पे तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो उसने तो इन सब चीज़ों को डिनाई कर दिया था ना। यानी आप क्यों जाएं कैलकुलेशंस में? मैं कैलकुलेशंस में जा नहीं रही। मैं कह रही हूँ उन्होंने, आप समझिए कि आप किसी आउटलेट पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और आपकी 70% सेल होती है तो उन्होंने 80% सेल पे ले लिया। ठीक है, जो नज़र आ रहा है। अगर उन्होंने 80% सेल पर भी लिया तो क्यों लिया? मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इमरान खान का जो नैरेटिव है वो उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो कोई तोहफे तहाइफ लेकर जाएं यहाँ से, जबकि उनको जितने मिले थे सारे तोहफे उन्होंने इकट्ठे किए और ले गए। बेशक कम पैसे देकर लेकर, कम पैसे भी क्यों, अगर ऐसा था आप डबल पैसे दे के देते। आप कहते खजाने में रखे, मेरी तरफ से भी पैसे मुझे या मेरी बीवी को पसंद आ गए हैं तो मैं सारे ये तोहफे रखूंगा अपने पास और मैं इसकी डबल पेमेंट आपको करूंगा और वो ताकि पाकिस्तान के खजाने में जमा हो। या तो ये करते या फिर ये करते कि एक भी तोहफा ना लेते और कहते कि मैं लूंगा। मेरा तो ये नैरेटिव नहीं है, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैं कैसे लूंगा? मेरा तो ये कहना है। तो ये कैलकुलेशन में तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसकी वजह ये कि उन्होंने बेशक उतनी कीमत पर लिया हो, ये तो पता चल जाएगा कि भाई जितनी उनकी बनती है, या फ़र्ज़ करें कि बहुत ही कम कीमत पर भी लिया हो तो हम उन पे जो है वो ऑब्जेक्शन लगाएं या हम उनसे ये कहें कि नहीं जी बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पूरी कीमत देकर लिया। मेरा तो सवाल ये है, मैं ये समझती हूँ कि उनको इनमें से एक या दो तोहफे भी नहीं ले जाने चाहिए थे। अपने जो उनकी अपनी वो क्रेडिबिलिटी बताते हैं, जो अपना एक उनका जिस वो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और जो अपने आप को वो बता रहे हैं, उसके हिसाब से उनको एक तोहफा भी यहाँ से नहीं लेकर जाना चाहिए। रियासत मदीना के वली को और रियासत मदीना के रूलर को तो ये बनता ही नहीं जो वो अपने आप बिल्कुल नहीं बनता। और फिर ये कि इतने रूहानी शख्सियात दोनों, तो रूहानी शख्सियात तो इन चीज़ों में देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कब्र में जाना है, सुकून सिर्फ कब्र में है, तो ये आप हीरे जवाहरात पहन के क्या करेंगे? या आपने जो इतनी चीज़ें ये ली हैं, घड़ी इतनी महंगी बांध के क्या करेंगे? या अगर आपने जो बेची है तो 14 करोड़ का, 18 करोड़ का क्या करेंगे भाई आप? ओहो, टांगे जो हैं वो सबकी कब्र में लटकी हुई हैं। इसकी वजह यह है कि मतलब ज़ाहिर है आप जानते हैं किसी वक्त किसी को भी जो है आखिरी वक्त आ सकता है। मैं कोई उम्र की एज की बात नहीं कर रही हूँ कि इस वजह से टांगे कब्र में लटकी हुई हैं तो ये सब क्यों ले रहे हैं। नो, मैं ये कह रही हूँ कि सब ने ही जाना है, ये तो अपनी जगह, और किसी को टाइम पता थोड़ी है अपना। ओके, मेरा मकसद ये था कि जब सुकून सिर्फ कब्र में है तो फिर इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वो तो उनको तो चटाई पे लेटना चाहिए, पंखे भी बंद करने चाहिए, उनके घर में तो बिजली ही नहीं होनी चाहिए। जिस किस्म की बातें हैं खान साहब की, मैं उसके हिसाब, बिजली भी ना हो, पानी बस, बल्कि कुआं होना चाहिए, कुआं पर जाएं अपने घर के पास और वहाँ से पानी भर के घर में लेकर आएँ। ये बातें हैं। और उन्होंने 8-8 करोड़ की घड़ियाँ जो हैं वो रख ली हैं, उसके जो है कोई 10 लाख या 20 लाख दे के। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये है मेरा नुक्ता। मेरा ये नहीं है कम दिए ज़्यादा दिए, ये कोई वो बात नहीं। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बता दूं
इससे पहले कि मैं इमरान खान की, बल्कि मैं पहले इमरान खान की तकरीर की तरफ ही आ जाती हूँ, इससे पहले कि मैं परवेज़ इलाही साहब के साथ जो कुछ हुआ है पंजाब असम्बली में उसकी भी कुछ बात करना चाह रही थी, वो मैं आगे चल के कर लेती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि उनके साथ क्या हुआ क्या, और उन्होंने उसको कितना ज़्यादा करके बताया। वो कहीं कोई ड्रामा व्रामा तो नहीं कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हो रहा था कि उनका जो हाथ था वो टूटा हुआ हाथ हिल कैसे सकता है, या एक टूटे हुए हाथ के साथ इंसान इतनी देर तक असम्बली में जो है वो कैसे ही रह सकता है और सारे रूटीन के काम हो रहे हो। हाँ, दिस इज़ अनबिलीवेबल। कितने स्ट्रॉन्ग बनने हैं ना परवेज़ इलाही, वही नैपी चेंज वाली, यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा था नैपी चेंज। अनबिलीवेबल कि कोई इस तरह कर सकता है। चलिए खैर, तो बात कुछ यूँ है कि इमरान खान ने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। जनाब, ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि वो क्या बात करेंगे। उन्होंने बात जो की, उन्होंने कराची वालों को कहा कि मैं आपको बहुत ही एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अब मैं आता हूँ कराची वालों, नौजवानों, एक बड़ी ज़रूरी बात की तरफ। तो उन्होंने कहा ये बात जो है ये आपके पाकिस्तान की बात है। वो सारा फिर उन्होंने वो जो अपना नैरेटिव था, अपना बयानिया था कि देखें कैसे चोर लुटेरे ये इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने साजिश के ऊपर बहुत लंबी बात की, उसी साजिश पे जो अमेरिका ने उनके खिलाफ की। अच्छा, वो सारी वही बातें थी, सिर्फ एक बात उन्होंने जो है वो थोड़ी अलग की, जो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा इसके अंदर कि जनाब ये जो है ना मामला, इसमें कुछ जो जर्नलिस्ट और कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो एम्बेसी में जाकर, जाहिर है अमेरिकन एम्बेसी होगी, वहाँ पे जाकर मिलते रहे हैं और एम्बेसडर से मुलाकातें करते रहे। देखिए, अगर तो उनके पास इसकी कोई वाकई एविडेंस है और उनको ये पता है कि उनके खिलाफ ये साजिश होती रही है और इसके लिए लोग वहाँ पर जाकर, जर्नलिस्ट भी और पॉलिटिशियंस भी एम्बेसीज़ में जाके ये बैठ के साजिश बनते रहे, तो फिर उनको उसकी एविडेंस कोई देनी चाहिए। वरना इसके अलावा तो आप देखिए यहाँ पर, अगर वो ये ना भी कहें तो बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे होंगे जो इनकी एम्बेसीज़ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स होंगी, वो जाते होंगे। बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे जिनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स होंगी एम्बेसडर्स के साथ, मुख्तलिफ एम्बेसडर्स के साथ, वो वहाँ पे जाते होंगे। और वहाँ पे वैसे कुछ ऐसी गैदरिंग्स भी होती हैं, यानी कभी कभार कोई ऐसे इवेंट्स जब होते हैं तब भी लोग जाते हैं। ये सब तो होता है, इसको वो कैसे इसमें मिला सा। हाँ, वाकई उनके पास एविडेंस है। तो एक बात जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट और कही, वो उन्होंने कहा कि जो फॉरेन फंडिंग केस जो कि अब डे टू डे हेयरिंग होगी इमरान खान और उनकी हुकूमत की अदालतों के बाहर, जैसे कि नवाज शरीफ की वो हेयरिंग करवाया करते थे डे टू डे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक उनके और उनकी बेटी के चक्कर लग रहे होते थे, बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस जो है वो कैदी अदालत ने। तो उस पर उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने के लिए किया जा रहा है। आप ये कैसे कह रहे हैं बात? फॉरेन फंडिंग केस अगर आपके खिलाफ केसेस खुलें तो आप उसको कहेंगे आपको उससे बाहर करने के लिए किया जा रहा है। तो क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज और पीएमएलएन ये नहीं कह सकती कि उनके खिलाफ जो केसेस अदालतों ने खोले थे, जो वो वॉल्यूम 10 तो वॉल्यूम N तो वॉल्यूम 8, ये सब जो बातें हो रही थी पूरा पूरा दिन और महीनों और सालों, वो उनको इलेक्शन से बाहर करने के लिए हुई थी, या वो उनको पाकिस्तान से बाहर करने के लिए हुई थी, या वो उनकी पार्टी को सियासत से बाहर करने के लिए हुई थी। अगर फिर वो उनका नैरेटिव भी फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर तो उनको भी हम ये कहें ठीक है। अगर एक सियासतदान, हम ये नहीं कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास, लेकिन इस तरह तो हर पॉलिटिशियन ये कह सकता है कि उसके खिलाफ अदालत कोई भी केस खोल रही है। हम इमरान खान की इस बात को उस वक्त सही मानते और उस वक्त एक्सेप्ट करते खान साहब आपकी बात को, कि अगर आप स्टार्ट से ये कह रहे होते और आप कहते कि अदालतों का जो किरदार है वो तो है ही, वो तो सियासतदानों को बाहर करते हैं, मैं तो इनकी मदद नहीं लूँगा और मैं PMLN और मैं अपोजिशन के खिलाफ इनको इस्तेमाल नहीं करूँगा अदालत। आपने तो केसेस लिए, अभी आप क्या कह रहे हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा का जो इतना बड़ा केस जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, सदारती रेफरेंस, उनके खिलाफ जो केस चला है मुकदमा इमरान खान की, अब ये बातें बाकायदा क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो रही हैं कि इमरान खान ये कह रहे हैं अपने साथियों को कि मुझसे गलती हो गई, मुझे काजी फायज ईसा के खिलाफ केस नहीं करना चाहिए था। अब जो गलतियां हैं वो बाद में, वो कहते हैं ना कि जो, अगर वो क्या एक मुहावरा होता है कि मुक्का जो है वो अगर आपको बाद में याद आए लड़ाई के, तो फिर वो अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। इमरान खान को बहुत देर में याद आया कि उनके कान किसी ने भरे हैं। और मैं एक और वो भी पढ़ रही थी आर्टिकल, उसमें ये लिखा हुआ था इनके एक बहुत पुराने साथी जो कि क्रिकेट को कवर किया करते थे, जर्नलिस्ट, एग्जैक्टली नाम मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा, अभी उनका 2-3 दिन पहले जो है उन्होंने कहानी, और उन्होंने कहा है कि उनका उन्वान ये है, टॉपिक ये है कि इमरान खान कानों के बहुत कच्चे हैं
और उन्होंने ये बताया कि लंदन में जो उनका घर हुआ करता था तो वो वहाँ पर जो हैं लोग जो क्रिकेटर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि वो क्रिकेट को ही कवर करते थे। तो उनके फ्लैट पर अक्सर क्रिकेटर्स आया करते थे। तो एक दिन वो उनको आवाज़ आई कि दूसरे कमरे से, वो सो रहे थे, उठ के उधर गए तो देखा फ्रिज से जो है इमरान खान कोई चीज़, पानी वगैरह, जूस वगैरह निकाल कर पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो बड़े हैरान और खुश भी हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इमरान खान। कहते इमरान खान से उसके बाद उनकी दोस्ती हो गई। वो अक्सर उनके घर आते थे, रह भी जाते थे अगर उनको ज़रूरत होती थी वहाँ पर रहने की। तो वो वहाँ पर कहते फिर अचानक से उन्होंने आना छोड़ दिया और ख़त्म कर दिया। तो बाद में, काफ़ी बाद में उनको पता चला कि उनको किसी ने ये कह दिया था कि जब जो है वो पाकिस्तान हारा था और भारत जीता था, या इमरान खान मैच हार गए थे और इंडिया जीत गया था, तो उसके ऊपर वो जो सहाफ़ी हैं जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इंडिया के लिए तालियां बजाई थी या उसके ऊपर खुशी मनाई थी और तारीफ़ की थी। तो इसके ऊपर इमरान खान उनसे नाराज़ रहे बहुत अरसा। अच्छा, कहते हैं इसी तरह जब दोबारा से सुलह हुई फिर उनको उनके कान किसी ने भर दिए और फिर वो जो है नाराज़। तो कहते हैं उन्होंने ये कहा कि कानों के बहुत कच्चे हैं वो। मुझे इसका वो नहीं हुआ, मुझे पता नहीं था कि कानों के ठीक है, वैसे सुना तो हमने था कि जो उनको बता दे जाके वो, लेकिन फिर पता ये चला, हो सकता है हमारे हवाले से, जर्नलिस्टों के हवाले से पता नहीं क्या क्या लोग उनके मुतालिक कहते हैं। मुराद सईद जो हैं वो उनके बहुत क्लोज़ रहते हैं, और इस तरह और दूसरे जो बड़े क्लोज़ उनके अलाए हैं वो क्या क्या कुछ कह देते हैं, ये तो ये है, ये तो ये है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि आप जो है जर्नलिस्टों के हवाले से कोई भी कुछ कह सकते हैं ना, कि भाई जब मैं इनसे मिला था तो देखो ये इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, और वो कान जो हैं वो उनके भर जाएँ और फिर वो कहेंगे इसको तो छोड़ो ही ना, इसको से को तो मुँह ही ना लगाओ, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब जो उन्होंने ये बात की ना कि काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उन्होंने केस गलत किया, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया और यकीन हो गया कि वो ये बात उसी वक्त कह सकते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी बात आ रही है कि उनको किसी ने कहा था कि आप काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस करें, और उन्होंने किसी के कहने पर किया था, और अब वो कह रहे हैं उनसे गलती हो गई। तो ये जो चीज़ होती है बड़ी जानलेवा होती है, बहुत डेंजरस होती है अगर आप किसी की बातों में आ जाते हैं, आप कानों के कच्चे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और उन्होंने जो बातें की हैं वही कंस्पिरेसी जो उनके खिलाफ है वो बातें उन्होंने बहुत ज़्यादा की, वही हेर फेर के उसको दोहराया है कि मेरे खिलाफ़ ये हुआ। और मुझे बताइए, मैं उस पर इसलिए बात नहीं करना चाहती कि मुझे लगता नहीं है कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, कॉन्स्पिरेसी अमेरिका के खिलाफ है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा है और कोई एविडेंस हमारे सामने ऐसी आती है तो हम उसको ज़रूर मानेंगे, यकीनन। ऐसा कुछ हुआ है तो फिर उसके खिलाफ तो मैं तो अभी ही कह रही हूँ कि इमरान खान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर चले जाना चाहिए। वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर इतनी बड़ी वो बातें कर रहे हैं तो वो जाएँ आलमी अदालत में। आलमी अदालत उनको बताएगी कि ये उनके पास जो प्रूफ हैं वो सही, एविडेंस सही है या नहीं है। वो नहीं करेंगे ऐसा। फिर उन्होंने ये कहा है जी कि मैं ना तो एंटी इंडिया हूँ, ना मैं एंटी अमेरिका हूँ, ना मैं एंटी यूरोपीय यूनियन हूँ। जो लोग मुझे ये कहते हैं वो गलत कहते हैं। मैं तो सबके साथ हूँ, सबके साथ जो करनी चाहिए। अच्छा, आप एंटी अमेरिका नहीं हैं? आपने कंटेनर्स पे चढ़ चढ़ के भाई यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के खिलाफ क्या क्या कुछ कहा है। अगर कोई एंटी ना हो इस तरह बातें करता है, मतलब आपका जो नैरेटिव है बिल्कुल TLP के नैरेटिव पे चल रहा है, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के लिए। मुझे लगता है उनको किसी ने ये बताया है अब, तभी वो उससे थोड़ा सा बैकफुट पे जा रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं कि भाई आप TLP का नैरेटिव है, बस कर दें, बहुत हो गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा एंटी इंडिया नहीं हूँ। आप 2 महीने पहले तक तो एंटी इंडिया थे, तकरीबन 3.5-4 साल तक, लेकिन आप 2 महीने से एंटी इंडिया नहीं हैं, आप प्रो इंडिया हैं। हम ये मानते हैं, और वो क्यों है हमें नहीं पता, और आप जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अब आप हुकूमत से जो बाहर हो रहे हैं, और वैसे भी आपको पता है कि आपकी कोई बात आपकी अगर तकरीर भारत में चलेगी तो वो तो कितने अरबों लोग हैं वहाँ पे, वो सब देखेंगे, और वहाँ से होते ही पूरी दुनिया में जाएगी, आपकी तो चीज़ ही वायरल हो जाएगी। इस वजह से आप बड़े अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। खान साहब भी हमें सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ जानते हैं, बड़े सियाने हैं। ठीक है, तो 2 महीने से आप प्रो इंडिया में हैं, ये आप कह सकते हैं। अब आप कह सकते हैं आप एंटी इंडिया नहीं है। पहले आप पूरे 4 साल एंटी इंडिया थे, यानी 4 साल 7 माह ये जितने भी कर लें, 2 महीने से नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी स्पीच वहाँ पर चले, वायरल हो, लोग देखें, क्योंकि वहाँ पे जो चलता है वो तो फिर बिकता भी है और चलता भी है, पूरी दुनिया में जाता है, राइट। और इसके अलावा भी बहुत सारी इसके पर्पज़ हो सकते हैं, उस पर हम फिर बात करेंगे। फिर उन्होंने जनाब और कहा कि एक बात उन्होंने की, उनका जो 8 जवान शहीद हुए, हमने उसके पर भी बात नहीं की क्योंकि सियासी इतने ज़्यादा वो चल रहा है। तो बिल्कुल जो 8 जवान शहीद हुए हैं उसको उन्होंने उसके ऊपर जो है वो नौजवानों के लिए कहा कि हम उनके साथ हैं और हम इसको जो है कंडेम करते हैं, क्योंकि इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान की अगर हम ये कहें कि जो झड़पें हो रही हैं और जो वो हो रहा है, क्योंकि तालिबान की तरफ से हमला किया गया नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 7 से 8, ये रिपोर्ट हो रहा है,
मैं देख रही थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और दीगर जगहों पर हो रहा है, जिसमें बताया गया 7 से 8 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, क्योंकि उस तरफ से हमला किया गया था, अफ़गानिस्तान की तरफ से और तालिबान की तरफ से बताया जा रहा है कि हमला हुआ है। उसके बाद जो नई खबर है वो ये है कि पहले पाकिस्तान की तरफ नॉर्थ वज़ीरिस्तान में 7-8 जवान शहीद हुए, और उसके बाद जो तालिबान है उन्होंने वहाँ से अब वार्निंग जारी की कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर जो है रॉकेट फायर किए गए और वो वहाँ पर आकर जो है वो गिरे, जिससे वहाँ पर कैजुअल्टीज हुई और नुकसान हुआ है। तो इस बिना पर अब मैं पढ़ रही थी कि कई जगहों पर ये आ रहा था कि जो तालिबान हैं उन्होंने वहाँ पर वार्निंग जारी की है पाकिस्तान को कि इस तरह से जो है यहाँ पर रॉकेट फायर हुए हैं और यहाँ पर गिरे हैं जो कि आपकी तरफ से आए हैं, तो अब ऐसा ना किया जाए। तो ये वो जो सिचुएशन है वो गंभीर होती जा रही है कुछ अरसे से। जो आप देखें जो अफ़गानिस्तान के तालिबान और हुकूमत का मामला है वो सब जो है वो उसी तरीके से वहीं पर है। उनकी जो मदद किस तरीके से हो रही है, कोई हुकूमत की कोई रिकग्निशन, वो जो कुछ का चाह रहे थे वो कुछ नहीं हुआ ना, वो वहीं पर है। तो अब तो हो सकता है कि वो भी साथ ही मिल गए हों या क्या हुआ, देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान के हालात जो हैं तालिबान की और दहशतगर्दी की, नॉर्थ वज़ीरिस्तान उन इलाकों में कुछ सिचुएशन और सूरत हाल बेहतर नहीं है, और आने वाले दिनों में तो ज़ाहिर है कि जब ये कुछ हो रहा है तो मज़ीद ख़राब हो सकती है सूरत हाल। अच्छा जी, अब आखिर में मैं एक बात करना चाहती हूँ, और वो है जनाब हमारे परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही जो कि मैं उनको क्यों नैपी सीएम कहती हूँ, देखिए बड़ी बुरी बात है ना कहना, लेकिन आपको पता है मैं क्यों कहती हूँ? क्योंकि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक पंजाब का वज़ीर आला अगर, या परवेज़ इलाही जैसा इतना सीनियर पॉलिटिशियन वो कहेगा नैपी चेंज, तो बहुत ही शर्म की बात हो गई है। और मैं उस वक्त से मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हम इमरान खान को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए मैं हमेशा उनके लिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर जब तक थे, हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह के बात किया करती थी। मैं अभी भी उनको इमरान खान साहब, इमरान खान पूरा नाम लेती हूँ। लेकिन एक वो कि जो उनका इत्तेहादी है परवेज़ इलाही, वो उनको कह रहा है, इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू दे रहा है, और वो बैठ के उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान नैपी चेंज, और कितनी गंदी गंदी बातें। उस वक्त से के बाद से उनको देखें उनकी सियासत का कला कमा कैसे हुआ है। जो कुछ हुआ, उनका हाथ टूटा है, एक तो वहाँ पर उनको धक्के पड़े हैं, उनको मारा गया, उनको चोटें लगी हैं, और इसके अलावा उन्होंने उसमें ड्रामा मिक्स करके खूब किया है ना। मतलब मुझे ये बताइए कि आप हाथ टूटे हुए हाथ के साथ आप आराम से फिर रहे हैं, आप ऑक्सीजन लगा कर आगे दोबारा, और आप बैठ के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आप बातें करें। किसी का हाथ टूटा हो तो उसको पता होगा कि उसका, मेरा टूटा नहीं, वैसे मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ कि हाथ टूटे, लेकिन हाथ जिनका टूटा उनको पता होगा कि बाजू जिनका ऐसा हो जाए जिसके साथ, तो वो क्या होगा उसके साथ। तो वो हमें नज़र आ रहा है, प्लास्टर चढ़ाया हुआ, ऊपर 2 जो हैं वो बुनके से खून के लगा लिए हैं, और फिर वो नज़र आ रहा है। तो मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि भाई ठीक है, टूट गया तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, इट्स ओके। अगर आप उसके फ़ौरन बाद इस तरह बैठ सकते हैं फिर तो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखें उनकी सियासत का कैसा ख़ात्मा हुआ, कैसा कला कमा हुआ है। जो उनका इक़्तिदार था यहाँ पर, ये होता है, ये ना कारमा भी होता है थोड़ा सा। अभी हमें आजकल इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी नज़र आ रहा है, जिस तरह इमरान खान ने दौड़ें लगवाई थी ना PMLN की और उनकी, तो खान साहब की, उनकी पार्टी की भी दौड़ें लग रही और लगने वाली हैं, देखते हैं। और ये असल में मैं जिसकी बात कर रही हूँ कि परवेज़ इलाही, जिन्होंने कैसी कैसी बातें की थी। अब आप देखिए कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बन चुके हैं, उन्होंने पूरी अपनी कोशिश कर ली, और मैंने आपको बताया था जो सारी फुटेज चलाई थी। आखिर में मैं आपके लिए एक फुटेज चलाई जा रही हूँ, पता कौन सी फुटेज है जो मैंने उस वक्त बताई नहीं थी कल। वो फुटेज है जिसमें परवेज़ इलाही लोगों को अंदर ला रहे हैं और कह रहे हैं आओ और आके ये कुछ करो सब कुछ। वो भी जो है वो मैंने दरमियान में उसको प्ले किया है, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि सारा प्रोग्राम हमने उसी पे किया तो उस पर अलग से बात करनी रहेगी, तो वो फुटेज मैं उसके ऊपर आपको छोड़े जाती हूँ। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय। देख सकते हैं आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब आउटसाइडर्स को डायरेक्शंस देते हुए असेंबली में एंटर करवा रहे हैं। ये देखें तो इशारे कर रहे हैं कि जाके पकड़ो इन्हें। उम्मीद करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो, और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले। आमीन। ये देख सकते हैं आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब
ये आउटसाइडर्स को डायरेक्शंस देते हुए असेंबली में एंटर करवा रहे हैं। ये देखें मैं इशारे कर रहे हैं कि जाके पकड़ो इन्हें।